नमस्कार, मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप सब, अगर आपके पास आपका ऐसा कोई खुद का एक्सपीरियंस हो, सच्चा एक्सपीरियंस, तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर आपका वो एक्सपीरियंस भेज सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक सच्चे दोस्त की है, लालच की है, और एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को सुनकर हमें और आपको ये पता चलेगा कि कई बार कई चीज़ें, जैसे अगर आपको कहीं कोई घर ज़रूरत से ज़्यादा सस्ता मिले, आपको किसी काम के ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दिए जाएं, तो हमेशा उस चीज़ में आप खुद की सतर्कता ज़रूर बरतें। आज की कहानी है रमेश की। रमेश जो कि एक बस ड्राइवर था। रमेश रात के वक्त बस चलाया करता था। उस एरिया में रात में बसेस बंद हो जाया करती थी, लेकिन सिर्फ एक यही बस थी जो कि पूरी रात यात्रियों की सेवा में हाजिर रहा करती थी। रमेश का एक दोस्त भी था, सुरेश। सुरेश जो था वो, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों नाम, जगह, सब कुछ काल्पनिक हैं। सुरेश और रमेश दोनों एक साथ एक ही रूम में रहा करते थे। दोनों रूममेट्स थे और रमेश और सुरेश के बीच में दोस्ती भी बहुत ज़्यादा अच्छी और गहरी थी। इतनी कि ये दोनों एक भी बात एक दूसरे से कभी नहीं छुपाया करते थे। रमेश और सुरेश दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन सुरेश दिन के वक्त बस चलाया करता था और दूसरे रूट में, लेकिन रमेश रात की बस चलाया करता था और रात की बस चलाते वक्त उसका वक्त रहा करता था रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 3:33 तक। 3:33 पर उसका आखिरी स्टॉप आ जाया करता था और वहाँ से वो अपना काम खत्म करके बस को उसकी सही जगह पर लगाकर रूम पर आकर बाकी के वक्त आराम किया करता था। रमेश की सैलरी सुरेश से कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि वो रात के वक्त बस चलाता था। रात के ड्राइवर को ज़्यादा पैसे मिला करते थे। वैसे भी नॉर्मली नाइट शिफ्ट में ज़्यादा पैसे ही मिलते हैं, लेकिन रमेश और सुरेश दोनों की सैलरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। रमेश को लगभग 50,000 रुपये मिला करते थे और वहीं सुरेश को सुबह की बस चलाने के लिए 15 से 17,000 रुपये मिला करते थे। ये अमाउंट बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए, ताकि आपको डिफरेंस का सही अंदाज़ा लग पाए, मैं ये अमाउंट आपको बता रही हूँ। और ऐसे ही उन दोनों का काम चल रहा था और रमेश रात की बस चलाता था। रात की बस चलाते चलाते उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके रूट पर एक लड़की एक जगह पर हमेशा खड़ी रहा करती है और उस लड़की को उसने नोटिस करना शुरू किया, क्योंकि बस के वहाँ रुकने पर भी ना तो वो बस में चढ़ती और ना ही रमेश के अलावा किसी और को देखा करती थी। वो हमेशा एकटक बिल्कुल रमेश को लगातार देखते रहा करती थी। रमेश को ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती थी, क्योंकि वो लड़की बस के रुकने पर भी ना तो बस में चढ़ती, ना उस जगह से कभी हटती। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसने लगातार ये नोटिस किया कि वो लड़की वहीं एक ही जगह पर हमेशा खड़ी होती है
उसके बाद रमेश को ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगने लगी। उसने सुरेश से भी ये बात कही। उसने सुरेश को बताया कि भाई, मैं जिस रूट पर बस चलाता हूँ ना, वहाँ हमेशा एक लड़की लास्ट स्टॉप पर खड़ी रहती है। ना तो वो बस में बैठती है, ना ही वो कहीं और जाती आती है, लेकिन हर दिन बिना टाइम चूके वो मुझे वहाँ दिख जाती है। वो कुछ कहती भी नहीं है और मुझे सिर्फ घूरती रहती है। मुझे बड़ा अजीब लगता है। सुरेश क्या कह सकता था। उसने उसकी बातें सुनी और कहा, देख भाई, मैं तो बस इतना ही कहूँगा, रात में बस चलाता है, थोड़ा ध्यान से चलाया कर। रात में तुझे पता है कैसी चीज़ें हो सकती हैं। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तू सही सलामत रहे। रमेश ने भी इस बात को समझा और सुरेश के कंसर्न को भी समझा। उसने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद अगले दिन जब रमेश उस रूट पर बस लेकर चला, तब वो लड़की बिल्कुल बस के साथ साथ दौड़ रही थी। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी जो कि कहीं से भी नॉर्मल तो नहीं हो सकती। थोड़ी देर के लिए रमेश घबरा गया। रमेश डर गया। उसे लगा अब वो क्या करे, बस को रोके या फिर किसी से कुछ कहे। लेकिन रमेश के अलावा तो लग रहा था जैसे उस लड़की को कोई देख ही नहीं पा रहा है। रमेश बस चलाता और उस लड़की को देखता। उस लड़की की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हुई तब तक, जब तक कि रमेश लास्ट स्टॉप तक नहीं पहुंच गया। उसके बाद वो लड़की अचानक से कहीं गायब हो गई। अब रमेश के जान में जान आई कि कहीं वो लड़की गायब हो गई। उस लड़की ने रमेश को कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन एक बात अब रमेश साफ साफ समझ चुका था कि वो कोई आम लड़की तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आज तक वो लड़की सिर्फ बस के बाहर खड़ी रहा करती थी, लेकिन आज वो बस के साथ साथ दौड़ क्यों लगा रही थी? वो आखिरकार रमेश से चाहती क्या थी? ऐसे ही करते करते लगभग 2-3 दिन और बीत गए। रमेश ने ये बात भी सुरेश को बताई। सुरेश ने उसे बार बार कहा कि वो अब ये नाइट बस चलाने का काम बिल्कुल बंद कर दे। लेकिन रमेश को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इतने अच्छे पैसे इस काम के अलावा उसे कोई और तो देने वाला था नहीं। रमेश अपने परिवार और अपने हालात से मजबूर था। रमेश ने ये काम बंद नहीं किया। उसने बस यही कहा कि वो अपना ख्याल रखेगा। उसके बाद से तो रमेश जिस रात भी बस चलाकर घर वापस आता, सुरेश उसके इंतज़ार में बैठा रहता, जानने के लिए कि आज कुछ नया, कुछ अलग हुआ तो नहीं। और रमेश यही बताता कि वो अभी तो सिर्फ बस के साथ दौड़ना ही कर रही है। 3-4 दिन ऐसे बीत जाने के बाद अचानक से रमेश ने सड़क की तरफ देखा। वो लड़की सड़क पर न थी और ना ही दौड़ रही थी। तब एक जगह जब बस स्टॉप पर रुकी और रमेश ने बस में पीछे पलट कर देखा, तो वो लड़की बस के अंदर थी। ये देखकर रमेश को थोड़ा डर लगा, लेकिन रमेश ये देख रहा था कि हर कोई ऐसे कर रहा था मानो उन्हें वो लड़की दिखाई ही ना दे रही हो। अब रमेश करता भी तो क्या करता, वो बोलता अगर किसी से तो लोग उसे पागल समझते। फिर भी उसने बहुत हिम्मत करके अपने कंडक्टर को ये बात बताई और उसने यही कहा कि यहाँ कोई लड़की नहीं है। अब रमेश अपने बात के लिए बिल्कुल भी पता था उसे कि वो लड़की सच में रमेश के अलावा किसी और को दिखाई ही नहीं देती है। तो अब वो किसी को क्या बताए, किसी से क्या मदद मांगे? रमेश थोड़ा परेशान था, लेकिन फिर भी रमेश अपना काम नहीं छोड़ सकता था, जिसके वजह से रमेश ने अपना काम जारी रखा। मुश्किल से 2-3 दिन तक
ऐसे ही वो लड़की उसे बस में दिखाई देती और लास्ट स्टॉप आते ही वो चुपचाप बस का दरवाज़ा खुलते ही उतर कर चली जाया करती। ये देखकर रमेश को थोड़ी राहत होती, लेकिन डर उससे ज़्यादा होता। ऐसे ही करते करते 3-4 दिन और बीत चुके थे और एक रात रमेश हमेशा की तरह अपनी बस चलाने के लिए गया और वो अगली सुबह वापस नहीं आया। रमेश की लाश आई, जो कि इतने बुरे हालत में थी जिसको देखकर कोई भी ये बता सकता था कि ये सामान्य मौत तो बिल्कुल नहीं है। सुरेश ने अपने मालिकों से ये बात कही। उसने चीख चीख कर सबको बताया कि रमेश के साथ इतने दिनों से क्या हो रहा था और वो बार बार रमेश को यही कह रहा था कि वो ये नौकरी छोड़ दे, लेकिन रमेश ने उसकी बात नहीं सुनी और उसने अपने जान से हाथ धो बैठी। मालिकों ने सुरेश को ये कहा कि उसका इतना अच्छा दोस्त जाने की वजह से उसे सदमा लग गया है, जिसकी वजह से वो पागलों की तरह बातें कर रहा है, क्योंकि किसी ने भी कभी भी ऐसी कोई लड़की कहीं देखी ही नहीं थी। यहाँ तक कि कंडक्टर ने भी वही गवाही दी जो रमेश ने एक बार उससे उस लड़की के बारे में पूछा और उसने साफ साफ कहा कि वहाँ कोई लड़की नहीं है। उसने यही बताया कि ऐसी कोई लड़की थी ही नहीं। हाँ, रमेश को ऐसी कोई लड़की नज़र जरूर आती थी, लेकिन ऐसी कोई लड़की नहीं थी। अब ये बात सुनकर रमेश जा चुका था। उसके बाद सुरेश कर भी क्या सकता था। आखिरकार उसने ये बात यहीं पर छोड़ दी। उसे लगा अब रमेश के जाने के बाद शायद ये काम बंद हो जाए, लेकिन मालिकों को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि इस बार उनका नाइट बस से जो कलेक्शन हुआ था वो इतना ज़्यादा था कि सुबह की 5-6 बसेस को भी अगर मिला दिया जाए तो भी वो अमाउंट कम ही थी। अब इसके वजह से उन्होंने फिर से बहुत ज़ोर शोर से एक नाइट बस ड्राइवर की खोज शुरू कर दी। वो खोज करते करते आखिरकार उन्हें एक लड़का मिल गया जिसकी उम्र सुरेश से लगभग 7 से 8 साल कम थी। वो उम्र में काफ़ी छोटा था और उसे भी अपने परिवार और अपने हालात की ही वजह से ऐसा काम करना पड़ रहा था। मतलब नाइट बस ड्राइवरी का काम। वो अपने काम से खुश था, बहुत ज़्यादा ही खुश था, क्योंकि उसकी सैलरी अब 60,000 रुपये थी। उसके बाद सारे मालिकों ने ये भी कहा था कि अगर 3 महीने तुम अपना काम अच्छे तरीके से करोगे तो तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर 70 से 80,000 कर दी जाएगी। ये बात सुनते ही उस लड़के को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। ये उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी जो वो किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहता था। और उसे करना ही क्या था, वही काम जो उसे आता था। उसका टेस्ट लिया गया, ज़्यादा पूछताछ इंक्वायरी नहीं की गई और वो अपने टेस्ट में मतलब ड्राइविंग के टेस्ट में पास हुआ। उसे उसी कमरे पर रखवाया गया जहां रमेश और सुरेश रहते थे। अब रमेश जा चुका था। रमेश की जगह पर इस लड़के को रखवा दिया गया। सुरेश स्वभाव से बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो उस लड़के को लेकर अब चिंता में था। उसने तुरंत ही इस लड़के से अच्छी खासी बातचीत कर ली और उस लड़के को पूरी तरह से समझाने की कोशिश भी की। अपने दोस्त के साथ हुई एक एक बात उसने इस लड़के को बताई और कहा कि भाई, तुम अगर हो सके तो ये काम मत करो। मुझे नहीं पता कि मेरे दोस्त के साथ सच में क्या हुआ, लेकिन उसके साथ इतने दिनों से क्या हो रहा था
ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। तो ये बात भी मुझे पता है कि मेरे दोस्त की मौत कोई साधारण मौत तो नहीं थी। अब इस बात को कहीं से भी ये छोटा लड़का मानने को तैयार नहीं था। इसका नाम हम छोटू रखते हैं। छोटू ने सुरेश को तुरंत ही मना कर दिया। उसने कहा, भाई एक बात बता, तू यहाँ कितने समय से काम कर रहा है? सुरेश ने बताया वो यहाँ लगभग 5 साल से काम कर रहा है। और छोटू ने पूछा, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? सुरेश ने कहा, मेरी तनख्वाह 15,000 है। तब छोटू ने थोड़ा मजाक उड़ाने के अंदाज में उससे कहा, "हं, तेरी सैलरी अभी भी 5 साल से सिर्फ 15,000 है और मुझे मालिकों ने कहा है अगर मैं 3 महीने अच्छी तरह से बस चला लूँगा तो अभी मेरी सैलरी 60,000 है, वो 70 से 80,000 मेरी सैलरी कर देंगे। अब बता, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं?" सुरेश का जवाब अभी भी वही था। उसने कहा, तुम्हें जानबूझकर इतनी बड़ी लालच दी जा रही है ताकि तुम चाहकर भी इस काम को इनकार ना कर सको। अब इस बात को ना मानते हुए छोटू अपने काम पर लग गया। और छोटू जिस तरीके से बस चला रहा था वो अपने काम में बहुत माहिर था। पहले दिन जब वो बस चला रहा था तब उसने सुरेश की बात को ध्यान में रखते हुए सड़क पर चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई लड़की वहां नहीं दिखी। एक जगह एक लड़की बस स्टॉप पर चढ़ी थी। वो लड़की देखने में काफी अजीब थी। उसको देखकर लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून का एक कतरा भी ना हो, इतनी सफेद। लेकिन वो सुंदर इतनी थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। जब छोटू ने उसे देखा तो उसकी नजरें उसी लड़की पर टिक गईं। वो लगातार उस लड़की को अपने बैक व्यू मिरर में देखा जा रहा था। और जब वो उसे देख रहा था तो उसने भी वही चीज नोटिस की कि उस लड़की को देखकर कोई भी ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे वो लड़की वहां पर है ही नहीं। और वो लड़की हमेशा एक कोई सीट या कोना पकड़ती, वहां जाकर चुपचाप बैठ जाती। आखिरी स्टॉप आते ही वो चुपचाप बस से उतरकर चली जाती। सुरेश रोज छोटू से पूछा करता, तुम्हें वो लड़की दिखी कहीं बाहर खड़ी, तुम्हारे बस के साथ दौड़ती हुई, या और कुछ ऐसा अजीब तुम्हें दिखा? लेकिन छोटू हंसकर उसकी बातों को टाल देता और वो यही कहता कि नहीं, ऐसी कोई लड़की नहीं दिखी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और इस 1 महीने में वो लड़की लगातार उस बस में आती, बैठती और बिना किसी से दिखे, बिना किसी से बात किए चुपचाप बस से उतर कर चली भी जाया करती थी। अब सुरेश, जो कि रोज रोज वही बातें पूछा करता था, आज छोटू के मन में पता नहीं क्या आया कि छोटू ने उस लड़की के बारे में सुरेश को बताया। और सुरेश को उसकी बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, भाई अब मैंने तो उस लड़की को देखा नहीं है कि मैं तुम्हें उसका हुलिया बता सकूं कि वो कैसी दिखती थी। लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि तुम थोड़ा संभल कर गाड़ी चलाना। और ऐसे ही करते करते 15 से 20 दिन और बीत चुके थे। ये 15 से 20 दिन बीतने के बाद अब छोटू के मन के अरमान जागने लगे थे। छोटू को वो लड़की इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी थी कि छोटू ने अब तय किया कि वो उस लड़की से बात करेगा और वो उस लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करेगा। छोटू ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की। सारे यात्री उतरने के बाद लास्ट स्टॉप पर जहां वो लड़की उतरा करती थी, वहां पर उतरते ही उस लड़की को पीछे से छोटू ने आवाज दी, सुनिए सुनिए मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? बोलिए तो मैं आपको आपकी जगह तक छोड़ दूं।
बस आपके लिए थोड़ा और आगे तक जा सकती है। ये बात सुनकर वो लड़की पीछे पलटी, हल्का सा मुस्कुराई और वापस चली गई। ये मुस्कुराहट देखकर छोटू के दिमाग में एक ही बात आई, वाह, मेरे बात पर जवाब नहीं दिया लेकिन मुस्कुराई, मतलब मेरा मामला जम सकता है। और उसके मन में अब लड्डू फूट रहे थे। छोटू ने अब ये तय कर लिया था कि अगले दिन वो उस लड़की से बात करके ही रहेगा। छोटू ने वैसे ही लास्ट स्टॉप आने का इंतज़ार किया और उस लड़की से आज बात करने की कोशिश की। अब वो लड़की भी छोटू से बात कर रही थी। छोटू ने उस लड़की से पूछा, आप बताइए, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको थोड़ा और आगे तक छोड़ सकता हूँ। तब उस लड़की ने ये जवाब दिया, नहीं, इतना काफ़ी है, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे उन दोनों में नॉर्मल बातचीत होने लगी। उसके बाद छोटू अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा। देखते ही देखते 2 महीने और बीत चुके थे। उसके बाद अब जब भी सुरेश पूछता तो वो हमेशा उसी लड़की के बारे में बात किया करता था जिससे उसका सब कुछ जमने वाला था उसके हिसाब से। अब सुरेश उस लड़की को भी लेकर डरने लगा, क्योंकि सुरेश के मन में ऐसा डर बैठ चुका था कि वो किसी भी चीज़ को नॉर्मल तरीके से देख ही नहीं पा रहा था। इस पर छोटू ने कहा, भाई, मुझे वो लड़की बहुत पसंद आ गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तब सुरेश ने कहा, भाई, अब तुम्हारी बात सुनकर मुझे डर लग रहा है, लेकिन ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल है तो तू चिंता मत कर, तेरी शादी मैं करवाऊंगा, बस एक बार मुझे उस लड़की से मिलवा दे। अब ये बात सुनकर सुरेश और छोटू दोनों अपने अपने अलग अलग सोच में डूबे हुए थे। सुरेश के दिमाग में ये चल रहा था कि उस लड़की को उसने देखा नहीं है, तो क्या वो वही लड़की हो सकती है? और छोटू अपने ख्याली पुलाव पकाने में लगा हुआ था। छोटू को तो ये लग रहा था कि अब आज मैं किसी भी तरह से उस लड़की से उसका नंबर ले लूँगा और हम घंटों बातें किया करेंगे। उस लड़की से छोटू ने कई बार नंबर और फ़ोन की बात की, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल दिया करती थी। यहाँ तक कि छोटू ने एक बार पैदल चलते हुए उसे उसके घर तक ड्रॉप करने की भी बात की, लेकिन उस पर वो लड़की गुस्सा हो गई और उसने कहा, थोड़ा वक्त दो, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ ही रख लूँगी। ये बात सुनकर छोटू डर गया। तब उस लड़की ने बात को संभालते हुए कहा, क्यों, हम दोनों अगर शादी करेंगे तो एक साथ नहीं रहेंगे? अब छोटू को थोड़ी राहत हुई और उसके बाद धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता चला गया। आखिरकार सुरेश के मन का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से वो लड़की छोटू को टाल दिया करती थी, सुरेश को ऐसा लग रहा था कि शायद ये वही लड़की है। सुरेश को अब किसी भी हालत में उस लड़की को देखना था। सुरेश ने ऐसे ही एक दिन अपने काम की छुट्टी ली और उसने ये तय किया कि वो आज छोटू के साथ बस में सफ़र करके घर तक वापस आएगा। और सुरेश उसके साथ बस में पहुंच गया। छोटू उसको देखकर ये जानता था कि वो क्यों आया है। छोटू ने भी इशारों इशारों में उसे बता दिया कि वो लड़की आएगी तो मैं तुम्हें इशारा करके बता दूंगा। उसके बाद छोटू और सुरेश दोनों ही उस लड़की का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में सुरेश ने देखा छोटू इशारे कर रहा है। सुरेश ने बड़े ध्यान से उधर देखने की बार बार कोशिश की, लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं था
और वहाँ बहुत कोशिश करने के बाद भी जब सुरेश को कुछ नहीं नजर आया, तब वो धीरे धीरे चलता हुआ छोटू तक पहुंचा और उसने कहा, भाई तू क्या इशारे कर रहा है? कौन है वहाँ? मुझे तो कोई नहीं नजर आ रहा। तब छोटू ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो पिंक ड्रेस में जो लड़की अभी बस में बैठी है, देखना सबसे आखिरी सीट पर बैठी हुई है कोने में। वापस से सुरेश ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब सुरेश और छोटू दोनों को ये बात समझ में आने लगी थी कि शायद सुरेश आज तक जो कह रहा था वो सच है। छोटू अब डर रहा था, घबरा रहा था। वो बार बार सुरेश को उस तरफ देखने की कोशिश करता कि तू देख, वहां वो लड़की है। छोटू को अभी भी उम्मीद थी कि शायद उसे वो लड़की दिख जाए, तब छोटू का डर खत्म हो जाएगा और वो जिसके साथ अपने जीवन के सपने देख रहा है, वो सपने वो शायद सच कर पाएगा। लगातार छोटू के कई कोशिशों के बावजूद भी सुरेश का जब जवाब यही रहा, अब आखिरी स्टॉप आने में सिर्फ 3 स्टॉप और बाकी थे, तब छोटू ने सुरेश से कहा, भाई अब मुझे डर लग रहा है। मुझे लग रहा है ये लड़की शायद आज मुझे मार दे। तब सुरेश को ये ध्यान में आया कि आज तारीख तो वही है जो तारीख को उसका दोस्त मरा था और महीना भी वही है। अब सुरेश को सारी बातें समझ में आते देर नहीं लगी कि इतने दिन से ये लड़की सिर्फ छोटू को इसलिए घुमा रही थी क्योंकि वो किसी खास दिन, किसी खास तारीख को लोगों को मारती है। अब छोटू जबकि डर रहा था, सुरेश वहां से उतर कर जा सकता था। छोटू ने भी यही कहा कि भाई अब तू चला जा। सुरेश ने क्योंकि सारी बातें छोटू को विस्तार से समझाई कि कैसे उसका दोस्त इसी तारीख को मरा था, तो शायद वो लड़की इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि आज जो तिथि पड़ी है, जिस तारीख को, वो तिथि इस तारीख को इतने महीने पहले पड़ी थी और उसी तारीख को, उसी तिथि को उसका दोस्त मरा था। अब ये बात छोटू भी मान चुका था। छोटू के डर से हाथ कांप रहे थे। वो बार बार सुरेश को ये कह रहा था कि तू यहाँ से चला जा। तूने तो मुझे बचाने की बहुत कोशिश की दोस्त, लेकिन मैं ही था जो तेरी बातों को न सुन रहा था न मान रहा था और इस चुड़ैल के प्यार में पड़ गया। तेरी गलती नहीं है, तू जा यहाँ से। लेकिन सुरेश वो अपने दोस्त को ऐसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता था। सुरेश को अच्छे से पता था लास्ट स्टॉप आने से पहले रास्ते में एक पुराना मंदिर पड़ता है। वो जानता था कि अगर वो किसी तरह से छोटू को लेकर वहां पर उतर जाए तो शायद दोनों की जान बच सकती है, लेकिन दोनों एक साथ अगर बस से उतर गए तो बस चलाएगा कौन? क्योंकि आज तो बस में कंडक्टर भी नहीं था। रात की बस होने की वजह से बस में कभी कंडक्टर होता था और कभी नहीं होता था। छोटू और सुरेश अब दोनों एक दूसरे को बचाने की बेकार कोशिश में लगे हुए थे और आखिरकार सुरेश ने वो किया जो दुनिया का शायद ही कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। सुरेश ने तुरंत ही छोटू को उसी मंदिर के आगे धक्का दे दिया और वो खुद ड्राइवर की सीट पर बैठकर बस चलाने लगा और वो वहां से बस को लेकर आगे निकल गया। उसके बाद अगले दिन सुबह सुरेश की लाश मिली, ठीक उसी हालत में जिस हालत में कभी रमेश की लाश मिली थी। अब छोटू उसे देखकर पागलों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। उसकी जान बचाने के लिए आज उसका एक दोस्त
उसे छोड़कर जा चुका था। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।